चलिए आप सबको नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूं इंडिया के अंदर जो हेल्थ रेवोल्यूशन आया है, कब आया, कैसे आया, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास, उन सब के बारे में। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले जो कल हमारा एंड होने जा रहा है, यानी 15 अगस्त की मैं बात कर रहा हूं, 15 अगस्त को जो एंड होने जा रहा है, फ्रीडम सेल, जिसमें आपको 79% का ऑफ मिल रहा है और सिर्फ एक कोड की वजह से, जिसका नाम है ASL लाइफ। आप इसको यूज करके 79% हमारे पास यहां ऑफ ले सकते हैं। अगर आपको कोई बैच रिलेटेड इश्यू है तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं 6924। ठीक है, चाहे वो बिहार आरएम बैच हो, अभ्युदय हो, आलेखन हो, 72nd BPSC हो, सारथी हो, निर्णायक हो, आपको केवल ASLV कोड यूज करना है। नंबर मैंने लिख ही दिया, नंबर ये रहा। आइए टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक क्या कह रहा है? टॉपिक कह रहा है कि जो एक वर्ड आता है वैक्सीनेशन, एक एक करके बायोलॉजी की उस टर्म को समझेंगे, जो हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं उनको समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या है वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन की बात करें, आप लोगों ने देखा होगा, आप भी गए होंगे, बचपन में छोटे बच्चे को वैक्सीनेशन किया जाता है। हमें और आप लोगों को भी किया गया था। वो अलग बात है कि आज हमें याद नहीं है, क्योंकि एक समय के साथ हम कुछ मेमोरी याद रखते हैं, कुछ भूल जाते हैं। वैक्सीनेशन का मीन क्या होता है? वैक्सीनेशन का मतलब है कि एक जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको डेवलप करना है। किसके अगेंस्ट? डिजीज के अगेंस्ट। डिजीज के अगेंस्ट जब हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप किया जाता है तो हमें वैक्सीन दिए जाते हैं। अलग अलग दवाइयां हमारी बॉडी में दी जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी उस दवाई को देखते हुए एक एंटीबॉडी का निर्माण करती है। और फिर वहीं अगर बात करें तो हमारे पास आता है यह एडेप्टिव इम्यून विकसित करने के लिए काम करता है। मतलब हमारी बॉडी जो है, उस जो मेडिसिन, जो वैक्सीन हमें दिया गया है, उसी जैसा एंटीबॉडी तैयार कर लेता है, ताकि फ्यूचर में कोई डिजीज आए या कोई पैथोजन पार्टिकल आए, उससे उसके खिलाफ हमारी बॉडी लड़ सके। अधिकतर लोगों में जो वैक्सीनेशन होता है वो हार्ड वैक्सीनेशन विकसित हो सकती है, मतलब लंबे समय तक, मतलब आप ये कह सकते हैं कि परमानेंटली वो विकसित हो सकती है। ठीक है, आपको वैक्सीनेशन का, अब वैक्सीनेशन काम कैसे करता है? जैसे ही वैक्सीन दिया जाता है, वैक्सीन के बाद हमारा जो इम्यून है वो रिस्पॉन्स करता है और एंटीबॉडी बनाने की कोशिश करता है, और उन एंटीबॉडीज को याद रख लेता है, और याद रख लेता है ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी पैथोजन आया जिसका वैक्सीन बॉडी में दिया गया है, और वो पैथोजन जैसे ही बॉडी में आएगा, उसको याद आएगा, अच्छा इस जैसे एंटीबॉडी तो सामान तो मेरे पास रखा है इनसे लड़ने का, बोले चलो भाई इनके साथ अटैक कर दो। तो वो काम है यहां पर। वैक्सीनेशन शरीर में इम्यूनोजन प्रस्तुत करता है। इससे इम्यून सिस्टम सक्रिय होता है। शरीर भविष्य में इन्फेक्शन के विरुद्ध अधिक प्रभावी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हो जाता है। फ्यूचर में ज्यादा इन्फेक्शन के, मतलब अगर कोई वो होता है तो उसके खिलाफ जो है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारी बॉडी तैयार हो जाती है। ठीक है, वैक्सीन अलग अलग उसमें काम करता है। वैक्सीन काम करेगा, जो वीक इनएक्टिव जो वायरस है उसको बॉडी में डायरेक्ट चढ़ाया जाता है। साथ ही साथ एंटीबॉडीज ये फॉर्म करता है, और जो भी पैथोजन आता है उसके शील्ड बना करके उसके सामने खड़ा हो जाता है कि भाई साहब तेरे को अंदर मैं नहीं जाने दूंगा। इस प्रकार से काम करता है। क्या इसका इंपॉर्टेंस है? इन्फेक्शियस डिजीज को रोकने में मदद करता है। हर्ड इम्यूनिटी के माध्यम से वल्नरेबल लोगों की सुरक्षा करता है। टीकाकरण जैसे स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन और पोलियो तथा टेटनस जैसी बीमारियों को कम करने में भूमिका निभाई है। स्मॉल पॉक्स तो पूरे वर्ल्ड से खत्म ही हो गया है। अगर वहीं पोलियो की बात करें तो पोलियो का फर्स्ट सेकंड थर्ड था, उसमें से सिर्फ फर्स्ट बचा है, सेकंड और थर्ड इरेडिकेट हो चुका है। टेटनस थोड़ा सा बचा है। WHO के अनुसार वैक्सीनेशन हर वर्ष लगभग 3 से 5 मिलियन डेथ को रोकने का काम करता है। इसका मतलब वैक्सीनेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चा, जब वैक्सीन दिया जाता है तो एलिमिनेट करता है वो चाइल्डहुड डिजीज को, इंश्योर करता है हेल्थी लाइव्स को, और कीप सोसाइटी फ्रॉम फॉलिंग इनटू पॉवर्टी। जो कॉम्बिनेशन द स्प्रेड ऑफ
एंटी माइक्रोबियल डिसीज प्रिवेंट करता है, कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ ट्रीटमेंट करने का काम करता है। ये सब क्या है? ये सब इसके फंक्शन। इसके साथ साथ बात करें, अगर इसकी हिस्ट्री की बात करूं मैं, तो 16 सेंचुरी की बात करते हैं। चीन में स्मॉल पॉक्स के खिलाफ जो बहुत ज्यादा फैलने का रिकॉर्ड मिलता है। 1796 के अंदर एक साइंटिस्ट थे एडवर्ड जेनर, उन्होंने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन जो है वो विकसित किया। लुईस पास्चर ने वैक्सीनेशन को आधार बना करके आगे विकसित किया, और 1979 के अंदर स्मॉल पॉक्स को का इरेडिकेशन हुआ, मतलब धीरे धीरे इसको पूरे विश्व से खत्म कर दिया। इसके साथ साथ बात करें तो पहले जो चाइना के अंदर वैक्सीनेशन होता था माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू, तो एक छोटा सा एक बताया गया है, दिखाया गया है कि चाइना में किस तरह से लोग चेक करते थे, कैसे एडवर्ड जेनर साहब ने पहली बार उस वैक्सीनेशन को बनाया और लोगों के सामने लेकर आए। ठीक है, लुईस पास्चर ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, एक जो है उन्होंने रेबीज का एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, और एक ये फोटो है 1979 का, जब पूरे वर्ल्ड से इरेडिकेट कर दिया गया था स्मॉल पॉक्स को। इसके साथ साथ अब बात करते हैं वैक्सीनेशन और इनोकुलेशन में, दोनों में अंतर क्या होता है। वैक्सीनेशन क्या होता है बच्चा? एटेन्यूएटेड पैथोजन या अन्य इम्यूनिजन का उपयोग इसमें किया जाता है, मतलब इसमें लाइव उसी का यूज किया जाता है जिसका वायरस होता है, जिसका मतलब मान लीजिए जैसे कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 का ही डेड वायरस वैक्सीन में लिया गया था। इसके बाद इनकोलेशन या जो है वायरोलेशन, इसका मतलब क्या होता है? ऐतिहासिक रूप से जो अनएटेन्यूएटेड लाइव स्मॉल पॉक्स वायरस का उपयोग किया गया था, इसमें स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन का खतरा था, मतलब एक ऐसे उसको लिया गया था जो अनएटेन्यूएटेड लाइव था। मतलब कहने का ये है कि एक ऐसी चीज जिसके अंदर खुद स्मॉल पॉक्स से पता लगा था कि हाँ इस पर इंपैक्ट हुआ है। ठीक है बच्चा, अब बात करते हैं यहां पर कि वैक्सीन दिया कैसे जाता है। अधिकांश वैक्सीन इंजेक्शन के माध्यम से दिए जाते हैं, लेकिन कुछ वैक्सीन ओरल होते हैं, और कुछ जैसे पोलियो है, रोटा वायरस है, टाइफाइड है, कोलेरा वैक्सीन है, ये कैसे हैं? ये ओरल वैक्सीन। ठीक है बच्चा, कुछ वैक्सीन की लिस्ट आपके सामने है, ओपीवी है, पोलियो वायरस, रोटा वायरस है, ये वो हैं जो ओरल वैक्सीन हमारे लिए। इसके साथ बात करते हैं वैक्सीन के डेवलपमेंट की। वैक्सीन का डेवलपमेंट प्री क्लिनिकल टेस्टिंग में क्या होता है? पहले फेज 1, पहले उसको ये चेक किया जाता है कि क्या ये वैक्सीन जो है वो बना है, तो इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे किसी दूसरे ह्यूमन के अलावा चीजों पर। पहले सबसे पहले ये देखा जाता है कितना सेफ है ये, तो उसका एक्सपेरिमेंट होता है। दूसरा, फिर धीरे धीरे मैमल्स के ऊपर उसका एक्सपेरिमेंट होता है फेज 2 के अंदर। सेफ्टी के साथ साथ उसके इम्यून रिस्पॉन्स को देखा जाता है और कितनी डोज दे सकते हैं। तीसरा जो है, बड़े समूह में इफेक्टिवनेस और सेफ्टी के लिए उसका यूज किया जाता है, और फिर अप्रूवल दिया जाता है, और फिर फेज नंबर 4 आता है मॉनिटरिंग का, कि अब अगर बड़ी पॉपुलेशन को ये दिया जा रहा है तो कोई ऐसा इंपैक्ट तो नहीं जो नुकसान करेगा। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि हमारे पास क्या कोड यूज करना है? ASL लाइव आपको यूज करना है। ठीक है, अगर आप 73rd बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फ्रीडम सेल हमारे साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वो भी 79% तक के ऑफ के साथ, डबल वैलिडिटी। अब बात करते हैं चलिए इंडिया के जो एक बड़े इंस्टीट्यूशन एम्स के बारे में। एम्स क्या है बच्चा? एम्स में क्या है, और साथ ही साथ अगर बात करूं तो हमें यह भी जानना है यहां पर कि क्या रोल है एम्स का हमारे यहां पर। तो सबसे पहले अगर बात करूं मैं, तो हमारे पास है ना एक चीज आती है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, और इसके अंदर ये डायरेक्ट किसके अंदर अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अधीन ये काम करता है। एम्स संस्थानों को संसद में कानून द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा दिया गया है। INI का दर्जा इसको दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है बच्चा? एम्स की हम बात कर रहे हैं। अगर बात करूं मैं एम्स न्यू दिल्ली की, एम्स पटना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एम्स न्यू दिल्ली की, तो इसकी स्थापना 1956 में होती है। उसके बाद फाउंडेशन स्टोन 1952 में इसका रखा गया था। वैसे इसकी स्थापना एम्स एक्ट 1956 के तहत हुई।
पहले इसे कलकत्ता में स्थापित करने का प्रस्ताव था, लेकिन बाद में न्यू दिल्ली में इसको स्थापित किया। इसके बाद ये आप देख रहे हैं एम्स की 1956 का एक फोटो आपके साथ। इसके कुछ टारगेट्स हैं, इसके कुछ फोकसेस हैं, कौन कौन से? मेडिकल एजुकेशन पर, मेडिकल रिसर्च पर, पेशेंट केयर पर, सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर पर और मेडिकल प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग पर। इन चीजों पर यह काम करता है, इन चीजों पर इसका फोकस होता है। इसके साथ बात करें, मैं बात अगर करूं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की, PMSSY की, तो PMSSY प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसकी घोषणा 2003 में होती है। आधिकारिक रूप से मार्च 2006 में इसको शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था टर्शरी हेल्थ केयर में रीजनल इम्बैलेंस को कम करना, गांव-गांव तक पहुंचना, PHC, CHC तक जाना बचा। इसके दो मुख्य तरीके थे, एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना और मौजूदा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को अपग्रेड करना। भाई आप समझिए कि जितना ज्यादा अपग्रेडेशन होगा उतनी चीजें बेहतर होंगी। ठीक है, PMSSY प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की हम लोग बात करते हैं। इसके बाद इसके कुछ फेजेस की बात करते हैं। नंबर 1 फेज की बात करते हैं। इसके तहत 6 एम्स लाइक संस्थानों की घोषणा हुई। पटना, रायपुर, भुवनेश्वर, भोपाल, जोधपुर, ऋषिकेश। ये 6 एम्स इस तरह से बनाने की घोषणा हुई। ठीक है, अगर बात करें इंडिया के टॉप एम्स की, तो सबसे पहला रैंक जो आता है ना, वो एम्स दिल्ली का आता है। उसके बाद ये कुछ रैंक वाइज है। ठीक है, नंबर 31 रैंक एम्स रायपुर है। वहीं अगर बात करें ऋषिकेश को 13 रैंक मिला है, एम्स पटना को 27वां रैंक मिला है। इस तरह से कुछ रैंक भी दिखाए। इसके बाद बात करें बच्चा, मतलब जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल्स हैं, उनके बारे में बात करें। दूसरा फेज आता है, दूसरा फेज बनाया गया जैसे एम्स रायबरेली। 4th फेज के अंदर एम्स मंगलगिरी, नागपुर, गोरखपुर, कल्याणी। इसके साथ साथ फेज जो है 5 के अंदर एम्स जम्मू हो गया, कश्मीर हो गया, बठिंडा हो गया, बिलासपुर हो गया, गुवाहाटी हो गया, मुद्रई हो गया, दरभंगा हो गया। 6 के अंदर एम्स देवघर और राजकोट हो गया। 7th के अंदर एम्स बीबीनगर और तेलंगाना, बीबीनगर हो गया, तेलंगाना हो गया। एम्स 8 के अंदर एम्स जो है रेवाड़ी हरियाणा के अंदर हो गया। इसके साथ साथ इसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट, जैसे एम्स एक्ट लेकर आए 2012 के अंदर एम्स एक्ट आता है, जिसके साथ साथ इसको ज्यादा से ज्यादा परमिशंस दी गई, ऑटोनॉमी इसको प्रदान की गई। इसने सरकार को नोटिफिकेशन के माध्यम से नए एम्स स्थापित करने की शक्ति भी दी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के इश्यूज कंटेम्प्ट नोटिस टू एम्स एक्टिंग डायरेक्ट ओवर और फेलियर टू फाइल एफिडेविट। मतलब ये हुआ बच्चा कि इसको वो पावर दे दी गई नोटिफिकेशन के माध्यम से कि भाई आप, मतलब एम्स में बाकी हॉस्पिटल से ज्यादा जो है इसके पावर है। अब बात करते हैं ICMR की, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की। ये भी एक इंडिया का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। क्या है ICMR? बात अगर ICMR की आती है तो ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। यह भारत में बायोमेडिकल रिसर्च का एक एपेक्स बॉडी की तरह काम करता है। इसका काम है बायोकेमिकल रिसर्च करने का, फॉर्मुलेशन का, कोऑर्डिनेशन का, प्रमोशन का। ये सब क्या है, इसके काम है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के माध्यम से इसको जो है फंडिंग मिलती है। इसके साथ बात करें 1911 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन IRFA की, ICMR में का हिस्ट्री में बात कर रहा हूं, 1911 में इसकी स्थापना हुई और 1949 के अंदर IRFA का नाम बदल करके इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रख दिया गया। ठीक है, 1911 से फिर 1949 में इसका नाम रख दिया गया। स्वतंत्रता के बाद इसके कार्य क्षेत्र का विस्तार किया गया। द स्कोप ऑफ इट्स एक्टिविटीज वाज एक्सपेंडेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे बच्चा? कम्युनिकेबल डिजीज को लेकर, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर, कैंसर को लेकर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज को लेकर, डायबिटीज को लेकर, मेंटल हेल्थ को लेकर, ड्रग्स को लेकर और एनवायरमेंटल और ऑक्यूपेशनल हेल्थ को लेकर के यहाँ बातें हुई।
इस संगठन की अगर बात करूं आईसीएमआर के अंदर, तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर इस गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष होते हैं। साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड साइंटिफिक एंड टेक्निकल गाइडेंस ये देने का काम करता है। आईसीएमआर के नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन, सेंटर, रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर्स, ये सब इसके अंदर आते हैं। इसके रिसर्च एरिया कौन कौन से हैं? इन्होंने अभी आईसीएमआर के रिसर्च जो है ट्यूबरकुलोसिस है, मलेरिया है, लेप्रोसी है, कोलेरा और डायरिया है, डेंगू और वायरल है, एचआईवी एड्स है, न्यूट्रिशन है, ऑन्कोलॉजी है, रिप्रोडक्शन है, इम्यूनो हेमेटोलॉजी है और मेडिकल स्टैटिस्टिक्स है। ये सब क्या है बच्चा? ये सब इसके प्रमुख एरियाज हैं जहां ये काम करता है। वहीं अगर बात करें इसका क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री की बात करें तो 2007 में आईसीएमआर ने क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री यानी इंडिया के अंदर सीटीआरआई की स्थापना की। सीटीआरआई क्या है? नेशनल रजिस्ट्री फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। यानी सीटीआरआई क्लिनिकल रिसर्च में पारदर्शिता देता है, उत्तरदायित्व देता है, विश्वसनीयता देता है, ट्रांसपेरेंसी हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया और क्रेडिबिलिटी, इस तरह के काम हमें ये देता है। अगर बात करें इसकी कुछ आईसीएमआर की प्रमुख गतिविधियां हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस एक्टिविटीज हैं, तो बायोकेमिकल रिसर्च के अंदर प्रमोशन देता है ये, ठीक है, और साथ ही साथ जो इंट्रामोरल या एक्स्ट्रामोरल रिसर्च दोनों के लिए काम करता है, मतलब फंडिंग वगैरह के लिए भी रिसर्च ग्रांट करता है टेक फोर्स स्टडीज के लिए। वायरल रिसर्च और डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज संचालन करने का काम करता है। रिसर्च फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता है और इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज पर रिसर्च करने का काम करता है। क्या इसकी स्पेशलाइजेशन है? आईसीएमआर ने बैक्टीरियोफेज थेरेपी होती है बच्चा। बैक्टीरियोफेज थेरेपी क्या है? बैक्टीरियोफेज थेरेपी है जो वायरस, जैसे एक वायरस है, बैक्टीरियोफेज एक वायरस का नाम है जो बैक्टीरिया को खा जाता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है या बैक्टीरिया पर अटैक करता है। तो जिनको बैक्टीरियल डिसऑर्डर लंबे होते हैं तो उनको बैक्टीरियोफेज उनके अंदर थेरेपी की जाती है। इसका उद्देश्य है ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन से निपटने का। साथ ही साथ बैक्टीरिया फेज जो है, बैक्टीरियोफेज एक ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं और हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद बात करते हैं इंडिया के एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जिसका नाम है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, उसके बारे में बात करते हैं बच्चा। क्या है जीआईपी? जीआईपी की फुल फॉर्म है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। इसमें क्या है? भारत की जो जीनोम में आपको बता देता हूं बच्चा, ग्रुप ऑफ जीन को जीनोम कहा जाता है। ग्रुप ऑफ डीएनए को भी आप जीनोम कह सकते हैं, क्योंकि एक डीएनए के ऊपर लगभग 20 से 30 हजार जो है वो जीन पाए जाते हैं। इसके साथ बात करें, इसका नेतृत्व है सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट आई और साथ ही साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएससी बेंगलोर ने किया बच्चा। इसमें भारत के 20 से अधिक यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस आदि ये शामिल है। बात करते हैं जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की, तो इसका मुख्य उद्देश्य यह है बच्चा, भारतीयों में जीन संबंधी नमूनों को एकत्रित करना, इकट्ठा करना, जीनोम का अनुक्रमण करना और इंडियन रेफरेंस जीनोम बनाना। मतलब हम अपने देशवासियों के जीनोम को अच्छे से जान सकें, देशवासियों के जीनोम को अच्छे से पढ़ सकें। इसके साथ साथ बात करें कि भारत में विविध जनसंख्याएं हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अलग अलग जीनोम डेटाबेस तैयार करता है। ये अलग अलग जीनोम में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या नहीं आ सकती है, ये सब बताने का ये काम करता है। ठीक है जी, ये सब इसके काम है। इसके बाद बात करें बच्चा, इसका लक्ष्य है बेहतर स्वास्थ्य देना, सटीक चिकित्सा देना और रोकथाम के लिए भारतीयों को, रोगों के रोकथाम के लिए भारतीयों को सक्षम बनाना। इसके साथ साथ बात करें बच्चा, इसका फेज 1 कौन सा रहा? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसकी फंडिंग की। इसका लक्ष्य है कम से कम 10,000 लोगों के जीनोम को और उसकी सीक्वेंसिंग को देखने का, जिसका उद्देश्य जेनेटिक वेरिएशंस को समझना, प्रिडिक्टिव डायग्नोस्टिक इंडिकेटर्स को विकसित करना। हेल्थ फोकस की बात यहां पर करें तो प्रोजेक्ट का इसका फोकस था हाई प्रायोरिटी डिजीज, जो हाई प्रायोरिटी डिजीज है, रेयर डिजीज है और जेनेटिक डिसऑर्डर है, उनके लिए ये काम कर रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ बात करें जो फेज 2 है, फेज 2 में मुख्य रूप से जेनरिक जो सैंपल्स हैं वो लिए जाने हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के, मेंटल इलनेस के, कैंसर के, इनके बारे में। ये सैंपल क्या करेंगे? ये सैंपल जटिल रोगों को जेनेटिक आधार पर समझने में मदद करेंगे, जटिल रोगों को जेनेटिक आधार पर समझने में मदद करेंगे। इसके प्रमुख भागीदार कौन कौन है? आईआईएससी बेंगलोर है,
एम्स जोधपुर है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी यानी CCMB है, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक्स है, जो है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स और इंटीग्रेटिव बायोलॉजी है, IIT मद्रास है, IIT दिल्ली है, IIT जोधपुर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल जीनोम्स है, इसके बाद जो है निमहानस है, NIMHANS, इसके बाद नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस है। ये सब क्या है? ये सब इसके प्रमुख भागीदार हैं। फिर आप एक आजकल न्यूज में भी रहता है और एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है, मिशन इंद्रधनुष क्या है ये? आइए बात करते हैं। मिशन इंद्रधनुष बच्चा एक भारत का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, यानी बचपन में ही बच्चे को वैक्सीनेशन दे दिया जाता। 25 दिसंबर 2014 को तत्कालीन उस समय के जो स्वास्थ्य मंत्री थे JP नड्डा जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। इसका मुख्य लक्ष्य था 90% फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज दे देना। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बच्चा, पहले क्या था और अब क्या है, एक एक करके बात करते हैं। 2 वर्ष के बच्चों को पूर्ण टीकाकरण देने का इसका लक्ष्य था। गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करना, पार्शियली इम्यूनाइजेशन और अन इम्यूनाइजेशन बच्चों तक पहुंचाना। ये इम्यूनाइज करना मतलब घर घर जाकर के या आशा वर्कर के थ्रू या PHCs के थ्रू घर घर जाकर के बच्चों को इम्यूनाइजेशन देना। इसके अंदर कौन कौन शामिल थे बच्चा? इसकी शुरुआत में डिप्थीरिया है, वूपिंग कफ है, टेटनस है, पोलियो है, ट्यूबरकुलोसिस है, मीजल्स है, हेपेटाइटिस B है और साथ ही साथ जो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B, ये इसके अंदर शामिल थे, जिससे जो लंग्स पर इंपैक्ट डालता है। इसके बाद में जो है वो कौन कौन हो गए? रूबेला हो गया, रोटा वायरस हो गया, जापानीज इंसेफेलाइटिस हो गया और निमोनोकोकल वैक्सीन जैसे वैक्सीन आदि इसमें शामिल हो गए बाद के अंदर। इसके पास अगर फेज 1 की बात करें तो पहले चरण में 201 डिस्ट्रिक्ट्स को चुना गया था बच्चा, जिसमें से 82 जिले उत्तर प्रदेश के थे, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में थे। इन जिलों में लगभग 50% अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन थे, मतलब वो बच्चे, वहां का एरिया चुना गया था जिसमें कम से कम वैक्सीनेशन होता है। इसकी अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो ऐसा थोड़ी है कि हम लोगों ने पहली बार सोचा। 1978 में जो हम लोगों ने प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन चलाया था, EPI, उसकी शुरुआत की। 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के रूप में इसको संशोधित किया। इम्यूनाइजेशन कवरेज को तेज करते हुए 2014 में मिशन इंद्रधनुष की हम लोगों ने शुरुआत कर दी। अगर बात करें बच्चा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI, अक्टूबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया, मतलब ये उसका भी एडवांस है। उद्देश्य क्या था? रूटीन इम्यूनाइजेशन से छूटे हुए 2 वर्ष तक के बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को मतलब फिर से चेक करो और जाकर के चेक करो। इसमें चयनित क्षेत्रों में 90% से अधिक इम्यूनाइजेशन कवरेज का लक्ष्य रखा गया था। IMI की बात करें अगर तो इसकी अवधि 2019 से 2020 मार्च तक थी। फिर उसके बाद आप लोग जानते हैं कोविड आ गया। उपलब्ध वैक्सीन के साथ अनरिच पॉपुलेशन तक इसमें पहुंचना था। 27 राज्यों के 272 जिलों में इसको शामिल किया गया था। उत्तर प्रदेश और बिहार के लगभग 652 ब्लॉक इसके अंदर थे। ठीक है, अब बात करें थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी एक बायोलॉजिकल साइंस और इंजीनियरिंग का एक उपयोग जहां पर किया जाता है उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। जहां बायोलॉजिकल साइंस हो गया और इंजीनियरिंग हो गया, इन दोनों का उपयोग किया जाता है। इसमें बैक्टीरिया, यीस्ट, प्लांट जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का उपयोग करके जो उपयोगी प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उनको बनाने का काम किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म और आधुनिक तकनीक का उपयोग करके जीवन को बेहतर बनाया जाता है और एक बेहतर भविष्य के लिए उसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, अगर मैं इसके कुछ प्रमुख टेक्निक की बात करूं तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, टिश्यू कल्चर और फर्मेंटेशन। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि जेनेटिक मटेरियल में बदलाव करना। वहीं अगर टिश्यू कल्चर की बात करूं तो टिश्यू कल्चर का मतलब क्या है? लेबोरेटरी में सेल्स और टिश्यूज का ग्रो करना। वहीं अगर फर्मेंटेशन की बात करूं तो माइक्रोबायोलॉजी की सहायता से उपयोगी प्रोडक्ट बनाना। इसके प्रमुख उपयोग हैं हेल्थ केयर के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर। अगर हेल्थ केयर की बात करें तो वैक्सीनेशन का उपयोग विकास करना, एंटीबायोटिक्स का करना, जीन थेरेपी करना और डायग्नोस्टिक टूल बनाना। वहीं अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में है उच्च उपज वाली जो फसलें बनाना, साथ ही साथ रोग प्रतिरोधी फसलें बनाना, बायो फर्टिलाइजर बनाना, पौधों में टिश्यू कल्चर करना। इंडस्ट्री की बात करें तो एंजाइम का उत्पादन करना, फर्मेंटेशन उत्पाद बनाना, बायोफ्यूल्स बनाना, बायोप्लास्टिक बनाना। एनवायरनमेंट की बात करें, बायो रेमेडिएशन करना, अपशिष्ट उपचार करना और प्रदूषण नियंत्रण करना और संसाधनों का संरक्षण करना। बायोटेक्नोलॉजी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में कई बार नाम सुनते हैं हम लोग रेड बायोटेक्नोलॉजी और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेड किससे रिलेटेड है? चिकित्सा और औषधि से।
ग्रीन किससे है? एग्रीकल्चर से। व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से है। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी मरीन रिसोर्सेज से है। ग्रे बायोटेक्नोलॉजी इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन से है। येलो बायोटेक्नोलॉजी फूड प्रोडक्शन से है। ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी एरिड और ड्राई रीजन से है। वायलेट बायोटेक्नोलॉजी एथिकल और लीगल एस्पेक्ट से है। और डार्क बायोटेक्नोलॉजी बायोटेररिज्म और बायोलॉजिकल वॉरफेयर से है। मेडिसिन का उपयोग, मेडिसिन में अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो क्या उपयोग है? मेडिसिन में क्या उपयोग है? वैक्सीन बनाने का काम, एंटीबॉडी बनाने का काम, जीन थेरेपी बनाने का काम, जेनेटिक टेस्टिंग का काम, ड्रग डेवलपमेंट का काम। उसके साथ साथ पर्सनलाइज मेडिसिन, भाई एक पर्टिकुलर किसी इंसान में कोई प्रॉब्लम है तो उस इंसान के लिए मेडिसिन बनाएगी। प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर की बात करें तो जीएम क्रॉप्स का विकास होना, पेस्ट और डिजीज रेजिस्टेंस, बेहतर न्यूट्रिशनल वैल्यू बनाना, एनवायरमेंटल स्ट्रेस के लिए जो है रेजिस्टेंस करना, क्रॉप प्रोडक्टिविटी में वृद्धि करना। इसके साथ साथ अगर इंडस्ट्रियल बायोलॉजी की बात करें तो केमिकल, फूड एंड फीड बनाना, डिटर्जेंट बनाना, पेपर एंड टेक्सटाइल करना, ये सब किसके अंदर आते हैं? इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में। वहीं अगर बात करें इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी की तो बायो रिमेडिएशन, बायो डिग्रेडेशन, बायोफिल्ट्रेशन। ठीक है बच्चा। कुछ हिस्टोरिकल बात करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का पहली बार जो शब्द है वो कैरोली एर्के ने दिया था बच्चा 1919 में। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी पेंसिलिन की। 1972 में बोयर और कोहान रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया था। 1928 1929। ठीक है। इसके बाद 1980 की बात करें तो यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को के पेटेंट को अनुमति दी कि भाई आप रिसर्च कीजिए और रिसर्च करके इसके ऊपर काम कीजिए, इसकी अनुमति दी बच्चा। इसके साथ साथ ये इंफॉर्मेशन जो मैंने दी थी बच्चा, ये फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। ठीक है। और सभी बैचेस के 73rd का, अभ्युदय का, आलेखन का और हर एक चीज का एक ही सॉल्यूशन है। बैच से रिलेटेड हो या कोई भी इंक्वायरी से रिलेटेड हो, ये सॉल्यूशन है 9289996924। आप अभी इस नंबर पर कनेक्ट करके आप कोई भी प्रॉब्लम, कोई इशू आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक पॉइंट था जिसका डिस्कशन मैंने आज आप लोगों से किया है। और हम लोग सेलिब्रेट जो कर रहे हैं 79% तक का ऑफ, वो भी डबल वैलिडिटी के साथ आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चा। तो चलिए, ये एक छोटा सा सेशन था बायो टेक्नोलॉजी को लेकर के। उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आएगा। सारी चीजें मैंने इसमें कवर की हैं। आप जाते जाते इस पर कमेंट और लाइक जरूर करके रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।